अरे जाग जाओ बच्चों, कितना सोओगे। अब सोने का समय चला गया। चलो अब पढ़ते हैं। और आपको पढ़ाने के लिए मैं पार्ट 3 लेकर के हाजिर हो गया हूँ। यह है पार्ट 3, क्लास 10 का जो हिंदी है गोधुली, उसका पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर के हाजिर हो गया हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिए होंगे। जो नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए। और साथ ही साथ अब नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर 6 पढ़ेंगे। जो जो नए बच्चे हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत होता है, और शेयर करिए, लाइक करना नहीं भूलिए। लाइक करते रहिए ताकि मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पार्ट 3। कौन सा बच्चों? पार्ट 3। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर का नाम है नागरी लिपि, याद रखेंगे। नागरी लिपि कौन है? ये नागरी लिपि चैप्टर का नाम है। और इसके राइटर हैं गुणाकर मूले। कौन है बच्चों? गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के, किताब पढ़े होंगे तो याद होगा, मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं 11वीं सदी से। 11वीं सदी से ही मराठी भाषा के लेख मिलना शुरू हो गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लग जाते? तो 8वीं सदी से, यानी उत्तर भारत में और पहले से मिलने लग जाते हैं। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र 10-20 ईस्वी का है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का है। 1020 ईस्वी का है। आगे देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिणी भारत से मिले। कहाँ से मिले हैं? दक्षिणी भारत से हमें मिले हैं, याद रखिएगा बच्चों, दक्षिणी भारत से मिले हैं। सरहपाद की कीर्ति क्या है? सरहपाद की कीर्ति है दोहा कोश। सरहपाद ने क्या रचा है? दोहा कोश रचा, याद रखिएगा, दोहा कोश रचा है। क्या रचा है? दोहा कोश। अगला देखिए, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर लिपि में वीर केरलस्य जैसे शब्द अंकित हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर किस लिपि में लिखा गया है वीर केरलस्य? तो वो है देवनागरी लिपि। कौन है बच्चों? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में वीर केरलस्य लिखा गया था। और ये कौन लिखवाया था? केरल के शासकों ने लिखवाया था वीर केरलस्य देवनागरी लिपि में। ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि में कहा है, क्या कहा है? नंदी नागरी कहा है। क्या कहा है? नंदी नागरी। यानी देवनागरी लिपि को वो लोग क्या बोला करते थे? नंदी नागरी बोला करते थे। नंदी नागरी, याद रखिएगा, नंदी नागरी। महमूद गजनवी के बाद किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे? महमूद गजनवी के बाद कौन ऐसा शासक आया था अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाया था? तो बहुत सारे राजा थे, मोहम्मद गौरी भी थे, अलाउद्दीन खिलजी थे, शेर शाह, यानी कि सभी ने, याद रखिएगा, सभी ने खुदवाए थे। अगला, उत्तर भारत में पहले पहल किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है? उत्तर भारत में पहले पहल किन राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है? तो वो थे गुर्जर प्रतिहार राजाओं। गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, याद रखिएगा, देवनागरी लिपि। अगला देखिए, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपाद के, अभी बताए थे, दोहा कोश सरहपाद की रचना। किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है, सरहपाद। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागरी लिपि के लेखक है, नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले। नागरी लिपि के लेखक कौन है बच्चों? गुणाकर मूले। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश में मिलते हैं? नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख दक्कन प्रदेश में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दक्कन प्रदेश। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ ने कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है बच्चों। क्या है? निबंध। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो वो है निबंध है। क्या है? निबंध है। रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? रामायण की भाषा संस्कृत में हुई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, ये सब भाषाएं हैं कहाँ की? तो ये सब भाषाएं हैं दक्षिण भारत की। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, ये सब दक्षिण भारत की भाषा है। पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने थे? पहली बार
देवनागरी लिपि के टाइप कब बने थे? तो करीब 2 सदी पहले बने थे, याद रखिएगा, करीब 2 सदी पहले बने थे। अक्षरों की कहानी जिसकी रचना है, अक्षरों की कहानी जिसकी रचना किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की रचना है। किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की। किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य की। नागरी लिपि निबंध गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह पुस्तक लिया है भारतीय लिपियों की कहानी से। नागरी लिपि निबंध जो गुणाकार मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया? ये जो है कहानी है, ये कहानी, ये निबंध जो निकाला गया है नागरी लिपि, ये किस पुस्तक से निकाला गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। याद रखिए, भारतीय लिपियों की कहानी से। 19वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है? तो वो है नागरी लिपि में। 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वर्गुन का पलियन ताम्रपत्र किस लिपि में है बच्चों? तो वह है नागरी लिपि में। याद रखिएगा, नागरी लिपि में। नक्षत्र लोक किस लेखक के? नक्षत्र लोक है गुणाकर मूल्य की। नक्षत्र लोक किसकी है? तो नक्षत्र लोक है गुणाकर मूल्य की। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि भी है नागरी लिपि। याद रखिए, मराठी भाषा की लिपि है नागरी लिपि। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? ये भी किसकी है? तो गुणाकर मूल्य के। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य के। किसकी है बच्चों? गुणाकर मूल्य की। एकदम याद करते रहिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषा लिखी जाती है देवनागरी में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। नेवारी भाषा भी कहाँ की कहाँ, मतलब किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। याद रखेंगे, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। अगला देखिए, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है गुणाकर मूल्य। किधर गए? गुणाकर मूल्य। भारतीय लिपियों की कहानी के पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूल्य हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसके जितनी भी बोलियां हैं वो लिखी जाती है देवनागरी में। हिंदी के जितनी भी बोलियां हैं किस भाषा में लिखी जाती है? किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। याद रखेंगे, देवनागरी लिपि में। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के जो लेख हैं वो हैं नंदी नागरी लिपि में। विजयनगर के जितने भी शासक थे वो देवनागरी को नंदी नागरी कहा करते थे, तो नंदी नागरी लिपि में वो लिखते थे। अगला, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो धारा नगरी के रहने वाले थे। याद रखिएगा, धारा नगरी के रहने वाले थे। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि है सरहपाद। बहुत पुराने कवि हैं सरहपाद। गुणाकर मूल्य ने अपनी किस पुस्तक में संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों का विस्तृत जानकारी दे दी है? तो वो है अक्षर कथा। गुणाकर मूल्य ने अपनी किस पुस्तक में लिखा है? संसार के सभी प्रकार के पुरालिपियों का विस्तृत जानकारी दे दिया है, तो वह है अक्षर कथा। याद रखिएगा, अक्षर कथा में उन्होंने ये लिखा है। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है? किस शासक ने चलाया था यह सिक्का जिसमें राम सीता लिखा गया है? तो वो था बादशाह अकबर। कौन था? बादशाह अकबर। कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के लिए? तो वो है जैनों के लिए, है ना, जैनों का वो बहुत ही पवित्र स्थान है। धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो धारा नगरी अभी बताए थे, धारा नगरी कौन थे? भोज थे। कौन थे? भोज। चंद्रगुप्त द्वितीय व्यक्तिगत नाम क्या था? अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? याद रखेंगे, देव उनका नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो व्यक्तिगत नाम, किसी का भी कॉमन नाम होता है ना, घर का नाम, तो देव था। गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध कौन सी है? गुणाकर मूल्य द्वारा रचित निबंध है नागरी लिपि। कौन है बच्चों? नागरी लिपि। अगला देखिए, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? इसमें लिखी जाती है हिंदी, नेपाली, मराठी, यानी सभ्य लिखी जाती है। इसका सही जवाब कौन है? सभी। उपयुक्त सभी देवनागरी में सब भाषा लिखी जाती है। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? चाहे मराठी हो, महाराष्ट्र में बोलने वाले, नेपाली हो, चाहे नेवारी हो, ये सब भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। कौन है? देवनागरी लिपि। नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ लिया गया है
भारतीय लिपियों की कहानी से। नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है कहाँ से लिया गया बच्चों? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? निम्न भाषा में किस भाषा को? तो हिंदी भाषा को। निम्न भाषाओं में किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो याद रखिएगा हिंदी भाषा। टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? टकसाल, जहां सिक्के बनाए जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं, तो जहां सिक्के ढलते हैं। जैसे पूरे भारत में 4 जगह सिक्के ढलते हैं। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? उसको नागर शैली कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं उसको। हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि जो हाथ से लिखा जाता है उसे हस्तलिपि कहते हैं बच्चों, याद रखना। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति अंकित थी? तो राम सीता की। बादशाह अकबर जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति थी? तो राम सीता की। किसकी थी? राम सीता। लीजिए 5वां चैप्टर समाप्त हो गए। इतने सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, नहीं याद करिएगा तो पछताइएगा, इसलिए याद करते जाइए। कौन क्वेश्चन कब आ जाए, देखिए सब में लेवल लगा हुआ है कि नहीं, कौन कितने बार पूछा गया है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं बहादुर चैप्टर, जिसके लेखक का नाम है अमरकांत। क्या नाम है? अमरकांत। चलिए बहादुर कहानी है, थोड़ा आसान भी रहेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्जाम लगा था बच्चों? बहादुर पर लगा था 11 रुपये का। समझ रहे? 11 रुपया वो चोरी किया था। चोरी तो नहीं किया था लेकिन इल्जाम लग गया था। इल्जाम लगाना तो वैसे ही आसान है, किसी को कुछ बोल दो। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्या दूसरी नौकरी मिल गई? नहीं। माँ की याद आने लगी? नहीं। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। देखिए स्वयं के प्रति लेखक लेखक का बर्ताव बदल गया था, घर वालों का व्यवहार बदल गया था। कौन रहना चाहे? जहाँ व्यवहार, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिले, जहाँ इज्जत नहीं मिले वहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। चुपचाप बोरिया बिस्तर उठाइए, घसक जाइए। बहादुर के भाग जाने के बाद किसे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा? बहादुर के भाग जाने के बाद किसको एक अजीब सी लघुता यानी छोटापन का? तो वो थे लेखक। लेखक को फील होने लगा था, लेखक को महसूस होने लगा कितना छोटा काम हम कर दिए। बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? बहादुर देखने में कैसा लगता था? तो बहादुर देखने में एकदम ठिगना चकैठ शरीर था, गोरा रंग था, चपटा मुंह था, एकदम सही, यानी कि सभ्य उपयुक्त सभी। लेखक के घर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुए था? तो सफेद नेकर, आधी बाह की कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता, यानी सभी कुछ पहने हुए था। याद रखिएगा, सब कुछ पहने हुए था। बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा है? बानर सेना नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो अमरकांत ने लिखा है। किसने लिखा है? अमरकांत ने। मैं वही चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया, मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था, यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह न जाता। यह गद्यांश किस पाठ का है? ये बहादुर का है ना। जब वो डांट देते हैं लेखक, जब बोल देते हैं उल्टा पुल्टा, अब जब बोल दिए तो फिर कौन रुकेगा। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो। उपयुक्त कथन किसके संबंध में कही गई है? ये बहादुर के संबंध में कही गई है। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, ऐसा लगता जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई हो, लेकिन उसके जीवन को बिखरा के रख दिया। कौन? लेखक ने। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का, है ना। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसे चुराने का, 11 रुपया चुरा लिया था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था बच्चों? बहादुर नेपाल का रहने वाला था, यानी नेपाली था वो। कहानी है, कौन कहानी है? तो बहादुर एक कहानी है बच्चों। बहादुर क्या है? एक कहानी है। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता, हंगामा खड़ा करता, चुपचाप कोने में खड़ा, तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। किशोर से मार खाने के बाद क्या करता था? चुपचाप कोना में खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसे पता था उसके बोलने से कुछ होने वाला तो है नहीं। बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? एक तो नेपाली लड़का, ही तो सही है। बहादुर ही हंसमुख और मेहनती था, ये भी सही है। माँ से पिटाई कारण घर छोड़कर भाग गया था, ये भी सही है। और लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा ले, ये गलत है बाबू, यानी इसका सही जवाब जो है यही है, ये उसके बारे में सही नहीं है।
यानी वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा नहीं चुराया था, यही बात वो सही नहीं है। दिल बहादुर है। दिल बहादुर क्या है? दिल बहादुर लेखक का नौकर है। दिल बहादुर क्या है? लेखक का नौकर है। बहादुर को सूअर का बच्चा किसने कहा था? सूअर का बच्चा कहने वाला था किशोर, जो लेखक का क्या है? बड़ा बेटा है, किशोर। इनकी कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अतरंग चित्रण मिलता है। तो वो है अमरकांत। याद रखिएगा, अमरकांत। इनकी कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों और जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली अतरंग चित्रण मिलता है। वो है अमरकांत। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? अमरकांत की कौन सी ऐसी कहानी थी जो भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? तो वो थी डिप्टी कलेक्टर। याद रखिएगा, डिप्टी कलेक्टरी। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भाग गया था। जहां मारेगा कौन रहेगा बताओ? बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? बहादुर को लेखक के साले साहब लेकर के आए थे। कौन आए थे? साले साहब। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? जिंदगी और जोंक जो है वो है अमरकांत की। जिंदगी और जोंक। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक अमरकांत है। और कौन होंगे? अमरकांत। याद रखिएगा, अमरकांत। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश। बहादुर कहानी का पात्र, बहादुर क्या है? तो बहादुर जो है वो घरेलू नौकर है, घर का नौकर है बच्चों। क्या है? घर का नौकर। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भाग गया था? कपड़े, बिस्तरा, जूते? नहीं, कुछ नहीं लेकर, कोई भी सामान नहीं लेकर के गया था। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? दिल शब्द उड़ा दिया निर्मला ने, जो लेखक की पत्नी है। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर जो है एक सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। याद रखिए, बहादुर का बाप जो है युद्ध में मारा गया था। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत ने कौन सी कहानी लिखी है? तो बहादुर कहानी लिखी है। कौन सी कहानी? बहादुर कहानी। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी कि बहादुर ने भैंस को मारा था और उसी भैंस को उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। निर्मला के रिश्तेदार, लेखक के रिश्तेदार लगाते हैं। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से आया था बच्चों? नेपाल से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर था लेखक का सबसे बड़ा पुत्र, यानी लेखक का पुत्र। अगला, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने बलिया से प्राप्त की। याद रखिएगा, बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। दिल बहादुर साहब। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार रविवार को आए थे, संडे को आए थे, छुट्टी मनाने के लिए। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो वो है अमरकांत की रचना। किसकी रचना? मित्र मिलन किसकी है? तो वो है अमरकांत की। बहादुर की उम्र कितनी थी? बहादुर की उम्र लगभग 12-13 वर्ष की थी बच्चों। बहादुर की उम्र कितनी थी? 12-13 वर्ष की थी। कितनी थी? 12-13 वर्ष की। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बहादुर शीर्षक में शीर्षक जो है वह एक नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? लेखक के बड़े लड़के का नाम था किशोर। क्या था? किशोर। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी? तो माँ के पास चली गई थी। फिर माँ ने बहादुर को पीट दिया था। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी है बच्चों। निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? सूखा पत्ता जो है वो है अमरकांत की रचना है। सूखा पत्ता किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यही चरपाई पर रखे, अब मिल नहीं रहे हैं? कौन बोला था? तो रिश्तेदार की पत्नी ने बोला था। कौन बोला था? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था बच्चों? लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था अगस्त 1928 में। कब हुआ था? अगस्त 1900, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, जुलाई 1925 में उनका जन्म हुआ था। जुलाई 1925 में उनका जन्म हुआ था। बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था? वो था किशोर।
है ना। बहादुर शीर्षक कहानी में अपने शरीर की मालिश करवाने वाला कौन था? किशोर था। कौन था? किशोर। मुक्की भी लगवाता था। तो याद रखिएगा, किशोर ये सब सेवा उठवाता था। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो बहादुर पर जो कड़ा अनुशासन रखने वाला था, वो एक ही को था, वो था किशोर। बाकी तो कोई ढिलाई कर देता था अधिकतर लोग, लेकिन किशोर नहीं करता था, गड़बड़ करता था, पीट भी देता था। तो किशोर बड़ा कड़ा कानून लागू किए हुए था, किस पर? बहादुर पर किए हुए था। इस तरह से बच्चों 2 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिए, एकदम याद कर लीजिएगा। समझे ना? एकदम देखते जाइए, याद करते जाइए, अपने दोस्तों में शेयर करते जाइए। ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला सकूं। मैं फिर से नए वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा अगले पार्ट में। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।